नमस्कार दोस्तों, मैं जीसी पांडे, एक्सपर्ट इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अभी हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की हुई है कमिंग आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, और आप कह सकते हैं आरओ के लिए भी। ठीक है, तो इस सीरीज में हम हर सब्जेक्ट के कंटेंट्स दे रहे हैं आपको, और ये कंटेंट्स जो है हम मतलब इसको चैप्टर वाइज एक रिवीजन तरह आपका करा रहे हैं। जैसे आप इसको शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है वो एक पॉइंट वाइज यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे आपको ये फायदा होगा कि अगर आपने इसको लार्ज स्केल पर पढ़ा हुआ है तो ऐसे में आप इसके जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में आपको मिल जाएं। हम इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को इस आधार पर बनाए हुए हैं, इस तरह पर लिए हुए हैं कि ये आपके क्वेश्चन जिस हिसाब से बनते हैं या जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे बिल्कुल एकदम जुड़े हुए हों। यानी हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि एक फैक्ट से आपको कई क्वेश्चन भी मिल जाएं, ठीक है, और पूरे चैप्टर को हम लोग समराइज भी कर सकें। तो आज हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस में आज जो पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं वो होगा भारत का संवैधानिक विकास। अब भारत का संवैधानिक विकास होगा, इसके बाद जो वीडियो आपको देंगे वो संविधान के निर्माण पर देंगे। तो इसी तरह से पूरी पॉलिटी को हम चाहेंगे कि जो है आपको कंटेंट भी मिल जाए। दूसरा, इसके अलावा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा ही रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप लोग देख रहे होंगे, अभी तक 15 सेट हमारे जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस इंडियन पॉलिटी के हो गए हैं। ऐसे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी हो गए हैं, ठीक है, और जो नहीं हुए हैं वो हो रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमारी कोशिश है आपको कि हर सब्जेक्ट के कुछ कंटेंट भी संक्षेप में मिल जाएं, और हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज जो है वो हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज कंटेंट भी आपको मिल जाए, और हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आपकी होती रहे, ठीक है। तो उसी सीरीज में हम लोग आज ये पहली सीरीज हम आपको इंडियन पॉलिटी की दे रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास। आइए स्टार्ट करते हैं। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की? तो इसमें क्या होगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम कहिए चाहे इसको भारत शासन अधिनियम कहिए, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी के द्वारा जो क्या हुआ, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। अब ये द्वैध शासन प्रणाली दो संदर्भों में मानी जाती है, डायरची बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। दो संदर्भों में मानी जाती है। यहां जो संदर्भ था वो था कि विषयों को आरक्षित विषयों और अनारक्षित विषयों में बांट देना, आरक्षित विषयों में और अनारक्षित विषयों में बांट देने की जो व्यवस्था थी, ठीक है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, द्वैध शासन प्रणाली बोलते हैं। ये 1919 के अधिनियम द्वारा जो है स्थापित की गई थी। अगला है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, वो थी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। आप जानते हैं यहां पर भी एक तरह से द्वैध शासन जैसी ही व्यवस्था थी, ठीक है, जहां पर दो प्रकार की प्रणाली बनाई गई थी, जिसमें एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था सपरिषद गवर्नर जनरल, ठीक है। तो इसमें यह था पिट्स इंडिया एक्ट, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। कह रहा कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? यहां पर चाय और चीनी नहीं होगी बल्कि चाय और चीन होगा, चाय और चीन, ठीक है, चाय और चीन। चाय और चीन, ठीक है। तो यह था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था इसमें क्या किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का आप जानते हैं भारत के साथ एकाधिकार था व्यापार पर, तो ये जो एकाधिकार था इसका, इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए ही 1813 का चार्टर एक्ट लाया गया था। और इस चार्टर एक्ट के साथ ये हुआ कि भारत के साथ जो व्यापार होगा वो चाय का व्यापार तो भारत के साथ बना रहेगा, ठीक है, और जो चीन के साथ उसका स्वतंत्र व्यापार था वो भी बना रहेगा, लेकिन और भारत के साथ जो व्यापार पर एकाधिकार था उस एकाधिकार को क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। किसके माध्यम से? 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से।
किस अधिनियम के अंतर्गत इंग्लिश मिशनरियों को भारत कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई? भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई तो वो था चार्टर एक्ट 1813, यानी 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ही इंग्लिश मिशनरियों को, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में अपना कार्य करने यानी अपना धर्म प्रचार करने की अनुमति उनको प्रदान की गई थी। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये भी क्या था? चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, यानी एक लीगल मेंबर का अपॉइंटमेंट जो है वो किसमें, जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी उसमें एक लीगल मेंबर का भी अपॉइंटमेंट जो है किया जाएगा। इससे संबंधित प्रावधान जो है वो चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ही किए गए थे। किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया? वो था 1853 का राजलेख। ठीक है, चार्टर एक्ट। ठीक है, अब 1853 का जो चार्टर एक्ट था, ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया गया था कि जैसे यहां पर पहले क्या था कि केवल कुछ वर्ग के लोगों को, या कह सकते हैं कि अपने मन से कंपनी के अधिकारियों द्वारा उच्च पदों पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी जाती थी। इस व्यवस्था को समाप्त करके ये हुआ भाई कि एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच अपनाया जाए और उस कॉम्पिटिटिव अप्रोच में के माध्यम से जो है कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो जो सीधे अपॉइंटमेंट होता था, नॉमिनेशन होता था, उस सिस्टम को खत्म करके एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच अपनाया गया और उसके माध्यम से यानी एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो बनाया गया। प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन जो है वो करने की बात की गई और वो था 1853 का राजलेख। ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? देखिए, यह था भारत परिषद अधिनियम 1861। पहली चीज तो इस 1861 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? विभागीय पद्धति का प्रारंभ किया गया। विभागीय पद्धति से मतलब होता है डिपार्टमेंटल सिस्टम। डिपार्टमेंटल सिस्टम जैसे आज प्रधानमंत्री होता है और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, तो क्या, तो प्रधानमंत्री क्या करता है? अपनी मंत्रिपरिषद के सदस्यों की एक तो नियुक्ति भी करवाता है, ठीक है, यानी चयन करता है किसको किसको मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा और किसको शामिल नहीं किया जाएगा। उनके विभागों का बंटवारा भी प्रधानमंत्री ही करता है। ये अलग बात है कि मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ जो है वो राष्ट्रपति दिलाता है, लेकिन उनके विभागों का बंटवारा और वो मंत्री रहेंगे भी या नहीं रहेंगे या बनेंगे मंत्री, तो किस प्रकार का मंत्री बनेंगे, ये प्रधानमंत्री का अधिकार होता है। उस समय वहां पर जो है ये अधिकार वायसराय को था। वायसराय को अधिकार था कि वह अपनी क्या करे? कार्यकारी परिषद का चुनाव करे। ठीक है, और अपनी कार्यकारी परिषद के को क्या करे? अलग अलग विभाग बांटे। ठीक है, और उन विभागों का जब कार्यभार उनके पास रहेगा तो एक कह सकते हैं मंत्रिपरिषदीय प्रणाली की तरह ही यहां पर काम करने की बात की गई थी। तो ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभागीय या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और अधिक बल प्रदान किया? तो क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी कई बार पूछा गया है ये। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1833 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था अदालतों की, क्या उद्देश्य था इसका? अदालतों की दांडिक अधिकारिता, ठीक है, जो पनिशमेंट देने की पावर होती है, के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। क्योंकि इसमें होता क्या था कि इसमें पार्शियलिटी होती थी, भारतीयों के साथ एक तरह से भेदभाव था और उसी भेदभाव को खत्म करने के लिए क्या था? ये इल्बर्ट बिल जो है वो लाया गया था। ठीक है, तो इल्बर्ट बिल के माध्यम से ही यूरोपीय और भारतीयों को न्यायिक व्यवस्था में बराबरी पर लाने का प्रयास किया गया था।
किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश, अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो क्या था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो था, ये क्या करता था? गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है, शक्ति प्रदान करता है। अध्यादेश क्या होता है? आप जानते हैं, अध्यादेश एक तरह से सुप्रीम पावर की वो पावर होती है जिसके माध्यम से वो अपने लोगों की सलाह मशविरा या कानूनी रूप से वैधता हासिल किए बिना ही स्वयं के अधिकार का इस्तेमाल करके किसी भी कानून को लागू कर सकता है। वास्तव में यही क्या था? अध्यादेश था। आज भी अध्यादेश ऐसे ही होता है। जब प्रधानमंत्री यानी उनकी जो मंत्रिपरिषद होती है, यानी जब मंत्रिमंडल किसी कानूनी प्रारूप को राष्ट्रपति के समक्ष रखता है कि इसमें अत्यंत आवश्यक स्वरूप में तत्काल कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है और वह तत्काल प्रभाव से कानून के तौर पर लागू हो जाता है। लेकिन इसमें व्यवस्था बनाई गई है आज के वर्तमान के समय में कि संसद के सत्र के आरंभ के, जो भी इसके बाद संसद का सत्र आएगा, संसद के सत्र के आरंभ के 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक है। अगर वो 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं हो जाता है तो वह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। वर्तमान में यह व्यवस्था है। बहरहाल वो उस समय अध्यादेश का एक प्राइमरी वर्जन था, ठीक है, प्राइमरी स्वरूप था, और वो आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के माध्यम से। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? यहां बजट पर बहस करने से मतलब है विचार विमर्श करने से, ठीक है, पक्ष में, विपक्ष में या अन्य किसी और संदर्भ में अपनी बात रखने को ही हम क्या बोलते हैं? बहस बोलते हैं, विचार विमर्श बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था पहली बार विधान परिषद को, चूंकि इससे पहले विधान परिषद को अधिकार नहीं था, बजट पर बहस करने की शक्ति जो प्राप्त हुई थी वो भी किससे थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से। ये 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम आया था और इसी के माध्यम से विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये ऑस्टिन का कथन है, ये ऑस्टिन का कथन है और यूपीएससी मेंस में शॉर्ट में 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करने के लिए भी इसको पूछा गया है, ठीक है। क्या, किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। देखिए, ऑस्टिन ने कहा था, स्टेटमेंट था उनका, लेकिन गलत नहीं था। इसलिए गलत नहीं था कि बहुत गलत नहीं था, गलत तो था ही, बहुत गलत नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की बहुलता थी उस समय और कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी बल्कि कांग्रेस एक आंदोलन थी। ये अलग बात है कि स्वतंत्रता के बाद जो है और संविधान जब हमारा बनकर तैयार हो गया तो कांग्रेस एक पार्टी हो गई, और पार्टी और आंदोलन दोनों में बहुत अंतर होता है। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमें कांग्रेस पार्टी को हमें कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि यह आंदोलन था और हमारा उसका एक उद्देश्य था और वह उद्देश्य अब पूरा हो चुका है। और दल के तौर पर अगर हमें जाना है तो हमें इसका नाम बदलना चाहिए या हमें एक नए दल की स्थापना करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की अप्रासंगिकता समाप्त हो गई है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन ऐसा नहीं था केवल कांग्रेस के लोग ही संविधान सभा में थे। संविधान सभा में गैर कांग्रेसी बहुत सारे व्यक्तियों को विभिन्न क्षेत्रों से चुना गया था या उनको निर्वाचित किया गया था। तो ऐसा कहना पूरी तरह सत्य नहीं है, लेकिन हाँ, ऑस्टिन ने ऐसा कहा था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार 1909। मार्ले मिंटो सुधार ने जो जिस प्रकार से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, व्यवस्था की थी, वास्तव में सुधार ये कम रह गया था और बिगाड़ ज्यादा हो गया था, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ
कह सकते हैं सांप्रदायिक निर्वाचन या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था थी वो इसी सुधार के माध्यम से जो है 1909 के इसी प्रयास से ये हमारे यहाँ आरंभ हुई और जो तब तक खत्म नहीं हो पाई थी जब तक हम स्वतंत्र नहीं हो गए, और स्वतंत्रता के बाद भी चली और अभी तक कहीं ना कहीं ये भारत में चली आ रही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन यानी डायरकी, ठीक है, द्वैध शासन यानी डायरकी सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? किसे निर्दिष्ट करता है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? अभी हमने आरंभ में आपको क्वेश्चन आया था, इसका एक फैक्ट आया था, तो हाँ मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया था। प्रांतों में प्रत्यायोजित विषय का दो प्रवर्गों में विभाजन। दो प्रवर्ग कौन से थे वो? एक था आरक्षित यानी रिजर्व विषय, ठीक है, और दूसरा क्या था? अनारक्षित यानी अनरिजर्व, ठीक है ना। तो आरक्षित पर जो है विचार करने का अधिकार किसको था? ब्रिटिशर्स को था, ठीक है, उन्हीं के पास पावर थी, और जो अनारक्षित विषय था उन पर विचार करने का अधिकार इस सब को था, ठीक है, जो गैर महत्वहीन विषय थे। तो किससे था वो? क्या था? प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों यानी डेलीगेटेड सब्जेक्ट्स का दो प्रवर्गों यानी टू टाइप्स में जो डिवीजन किया गया था, ठीक है, वो द्वैध शासन सिद्धांत में किया गया था, जो मैंने इससे पहले आरंभ में आपको बताया। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? कौन सा? 1919 का अधिनियम। द्विसदनीय विधायिका का आरंभ जो है वो 1919 के एक्ट के द्वारा ही माना जाता है। इसको रट लीजिएगा, 1919 का जो एक्ट था वो केंद्र में द्विसदनीय विधायिका के आरंभ का अधिनियम माना जाता है। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही संघ में केंद्र में द्विसदनीय विधायिका का आरंभ हुआ। केंद्रीय विधानसभा का कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ? केंद्रीय विधानसभा का कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुआ? तो क्या था? वर्ष 1926 का और वर्ष 1945 का जो निर्वाचन हुआ था वो किसके माध्यम से था? वो भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है, के अंतर्गत ही हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक है, चाहे भारत शासन अधिनियम कहिए चाहे भारत सरकार अधिनियम कहिए, बात एक ही है, में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। इनमें आरक्षित विषय थे, जो प्रमुख आरक्षित विषय थे, जो जिस पर कि प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। इनमें आरक्षित विषय क्या थे? न्याय, भू राजस्व, वित्त, पुलिस आदि, ठीक है, ये वो विषय थे जो आरक्षित विषयों में आते थे, ठीक है ना। और आरक्षित विषय वे विषय थे जिन पर निर्णय की जो शक्ति थी, निर्णय की जो व्यवस्था थी, वो महत्वपूर्ण विषयों में थी, ठीक है ना। और महत्वपूर्ण संदर्भों में होने के कारण से क्या किया गया था? इनको रिजर्व जो है कर दिया गया था, जिसका फिलहाल जो है जो भारतीय थे उसका विरोध भी वो करते थे। किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया? भारत शासन अधिनियम 1945। क्या कहा जाता है इसको? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को क्या माना जाता है? किसने संवैधानिक निरंकुशता की बात कही? क्योंकि विभिन्न संदर्भों में हम संविधान बनाने की बात कर रहे थे, संविधान के निर्माण के अधिकार की बात हुई थी, और इसीलिए 1928 में नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव भी लाया गया था, ठीक है, लेकिन फिलहाल इसमें इस चीज को ध्यान नहीं रखा गया था। इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, वो क्या था? अखिल भारतीय संघ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रस्तावित संघीय प्रणाली की व्यवस्था को माना जाता है। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसको प्रदान की गई थी? तो आप जानते हैं शक्तियां तीन प्रकार से थी, ठीक है, केंद्रीय विषयों की शक्तियां यानी रिजर्व,
और दूसरा प्रांतीय विषयों की शक्तियां, और तीसरी क्या थी, जो इनमें कहीं पर भी वर्णन ना हो उन्हें क्या कहते थे, अवशिष्ट शक्तियां कहते थे। ठीक है, ये किसको प्रदान की गई थी, गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, तो वो क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935। एक है द्वैध शासन प्रणाली और दूसरी होती है जो है जिसको आप कह सकते हैं कि द्वैध शासन व्यवस्था। ठीक है, या जो है द्वैध प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों में अंतर था। ठीक है, अब एक में व्यवस्था को स्थापित किया गया था, एक में व्यवस्था को आरंभ किया गया था। आरंभ में और स्थापित करने में अंतर है। वो क्या था, भारत शासन अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है प्री में, किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया, किसके द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता प्रारंभ की, किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमिटी प्रारंभ की, भारत शासन अधिनियम 1935 ने। पूरे भारत शासन अधिनियम 1935 को जो है आपको पढ़ लेना है, इसमें से खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर हम प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमिटी की बात करें तो जो अधिकार दिए गए थे वो भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से दिए गए थे। किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ, बर्मा भारत से अलग कब हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत शासन अधिनियम अलग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1935 में अंतर है। और इसी के फलस्वरूप क्या हुआ था, बर्मा जो है वो भारत से अलग हो गया था। किस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें केवल ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। ठीक है, किस अधिनियम के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें केवल ब्रेक थे, इंजन नहीं था। ये 1935 के अधिनियम के बारे में कहा जाता है। और इसको थोड़ा सा हम और अलग शब्दों में बता दें आपको, इसमें इस शब्द का कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम को ढेर सारी ब्रेकों वाली किंतु बिना इंजन की गाड़ी कहा था। ढेर सारी ब्रेकों वाली किंतु बिना इंजन की गाड़ी भी कहा था, किसको, 1935 के अधिनियम को। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष में स्थापित किया गया, संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस वर्ष में स्थापित किया गया, वर्ष 1937 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था। अगर क्या नहीं स्थायी था, 1935 के अधिनियम में आप सब लोग जानते हैं कि देश के लिए जो कि हमारे देश के लोग मांग कर रहे थे कि हमें देश के लिए एक लिखित संविधान चाहिए और लिखित संविधान बनाने की व्यवस्था का आरंभ किया जाए, जो 1928 में प्रयास हो चुका था, लेकिन फिर भी 1935 में ऐसा जो है अधिकार भारतीयों को नहीं दिया गया और इसीलिए इसका पर्याप्त जो है वो विरोध भी किया जा रहा था। ठीक है, तो 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव क्या नहीं था, देश के लिए लिखित संविधान। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में से कौन ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में ऐतिहासिक नहीं था। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को भी हम लोग संवैधानिक विकास में पढ़ते हैं। चार्टर एक्ट 1833 के महत्वपूर्ण प्रावधान संवैधानिक विकास में जो है वो कहीं ना कहीं भूमिका निभाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। 1919 के अधिनियम को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो संवैधानिक विकास में समझ लीजिए आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो इन सब का अधिकार था। वास्तव में अगर कुछ नहीं था तो वो क्या नहीं था, वो था
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 का जो है संविधान के विकास में कोई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान नहीं था। ठीक है ना, इसकी कोई भूमिका नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि तब तक तो संविधान हमारा बन ही गया था ना भाई। 26 जनवरी 1949 को आंशिक रूप से और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान हमारा लागू कर दिया गया था। तो 1955 वाले अधिनियम का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, ये हमने पूरा एक संक्षेप में आपको दे दिया है भारत शासन अधिनियम 1935। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत शासन अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान कौन कौन से किए गए थे, इसको हमने एक संक्षेप में फॉर्मेट किया है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके एक एक पॉइंट को याद कर लीजिए, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत सारे ऐसे शॉर्ट के फैक्ट्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पूरा हमने संक्षेप में इसको बनाया है भारत शासन अधिनियम 1935। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यह था हमारा भारत का संवैधानिक विकास, और भारत के संवैधानिक विकास से कुछ हमने महत्वपूर्ण फैक्ट्स को आपको देने की कोशिश किया। ठीक है, अगला जो हमारा वीडियो होगा वो भारत के संविधान के निर्माण से संबंधित होगा। ठीक है, और ये श्रृंखला आपको कैसी लग रही है, और इसमें और क्या सुधार चाहते हैं आप, और क्या अपेक्षा करते हैं, हो सके तो हमें कमेंट करके बताएं आप। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो जरूर आप लाइक करिए और शेयर करिए, मैं कहूंगा आप। अदरवाइज अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्रॉपर सब्सक्राइबर बनिए, जिससे आगे आपको वीडियोस अच्छे से देखने को मिल सके और हमें भी पता चल सके कि हाँ, आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। थैंक यू।